नमस्कार दोस्तों। देखिए, मॉडल पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 2 पहले से हम लोग दे चुके हैं। अब पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है। इसी पार्ट में हम लोग इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। हम लोगों ने दोनों पार्ट्स में अब तक ऑलमोस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। देखिए, हम लोग यहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके थे पहले, यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है ये। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे देखिए, फोर्थ पार्ट आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दे रखा है, एलपीपी का। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, z बराबर 3x+2y और इसका न्यूनतमीकरण करना है, यानी कि आपको मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है ये। ठीक है, मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम। और उसके बाद आपको जो कंडीशंस दे रखी हैं वो ये दोनों कंडीशंस दे रखी हैं कि ये है और दूसरी ये है, और उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। जेड इक्वल्स टू, मैंने इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया है। देखिए हमने नीचे इसको समय बचाने के लिए मैंने आप पहले से ही ये आपको इतना सोल्व कर दिया है ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मिनिमाइज देखिए प्रॉब्लम दे रखी है, मिनिमाइजेशन किया है, न्यूनतमीकरण करना है। तो मिनिमाइजेशन जेड बराबर 3x+2y है, और सच दैट यानी कि जो आपको करनी, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया आपका, याद होगा आपको। उसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट है ये वाले, और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है हमारी। तो पहली है x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। उसके बाद दूसरी है 3x+5y इज लेस देन इक्वल टू 15, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर केवल, इसका मतलब वो केवल होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारी बातचीत चल रही है। देखिए, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका देखिए क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग फिजिबल रीजन निकालेंगे जो कि इन तीनों कंस्ट्रेंट से, यानी कि इससे, इससे और इससे घिरा हुआ होगा आपका, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। और उसके बाद थ्योरम पढ़ी होगी आपने कि मैक्सिमम और मिनिमम जो एग्जिस्ट करता है वो केवल और केवल कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब इस इनइक्वालिटी को कैसे हम लोग ग्राफिकली लेंगे। x+y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है आपका, तो इसको इसकी समीकरण बनाई जैसे हम लोगों ने, तो समीकरण इसकी x+y बराबर 8 आएगी। तो x+y बराबर 8 है, तो इसको हम लोग जैसे ट्रेस करेंगे, तो ट्रेस करने के लिए आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों तरफ अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस रूप में बन जाएगी, x/8 प्लस y/8 बराबर 1। आगे अंतखंड रूप में, तो यहाँ से x अक्ष पे पॉइंट आ गया आपका, ये x अक्ष पे अंतखंड, ये y अक्ष पे अंतखंड। तो x अक्ष पे 8 का अंतखंड किया है इसने, तो यानी कि ये अगर हमारा मूल बिंदु है ओरिजिन, तो यहाँ से 8 यानी कि 8,0 ये वाली ये रही आपकी। तो ये 8,0 और दूसरा 0,8 पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, हमने मान लिया है। तो इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी पहली वाली लाइन है जो कि L1 लाइन है हमारी। x+y इज इक्वल्स टू 8, ये रहे यहाँ पे। अब रही बात इसके एरिया की, ये कौन सा एरिया लेगी। देखिए इसको, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, यानी कि x+y की वैल्यू 8 से बराबर, 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था, या फिर हम लोग क्या देखते हैं, ओरिजिन की मदद लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन मेरा इस लाइन से ना नीचे आएगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन इसको संतुष्ट करेगा। तो जैसे आप लेफ्ट साइड में रिप्लेस करेंगे, 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब इसका वो वाला एरिया आपको लेना है जिसके अंदर वो मूल बिंदु नहीं है, और मूल बिंदु इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला एरिया इसके लिए नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रेस कर लेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे हम लोग, बस ये वाला यहाँ से ऊपर ऊपर वाला एरिया आएगा आपका, दिख रहा होगा आपको, ये वाला सारा एरिया आएगा, ये वाला। ठीक है, आगे तक भी आ जाएगा सारा। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेना है बस, ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जो पोर्शन है इसका। ठीक है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जो दूसरी कंडीशंस दे रखी है उसमें देखिए, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये पहला। इसी प्रकार फिर हम जो भी हमारा दूसरी है 3x+5y इज लेस देन इक्वल टू 15, इसकी पहले समीकरण बनाएंगे। 3x+5y इक्वल टू 15 हो गया। अब अंतःखंड रूप में तोड़ने के लिए 15 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। तो x अक्ष पे इसके लिए पॉइंट बनेगा 5,0, जो कि ये रहा पॉइंट मेरा, और दूसरा y एक्स पे पॉइंट बनेगा 0,3, जो कि मेरा ये रहा पॉइंट आपका। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देख लेंगे मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। देख लीजिए, x की जगह 0 डालिए तो 0 ही हो जाएगा, लेफ्ट में, वाइट में 0, लेस देन इक्वल टू 15। तो आपको दिख रहा है मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है इसे, और मूल बिंदु नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इसके लिए जो एरिया आपका निकल के आएगा वो नीचे की तरफ वाला एरिया निकल के आएगा इसका। ठीक है, नीचे वाला एरिया, यानी कि यहाँ से ये नीचे नीचे वाला एरिया निकल के आएगा। या फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। इस लाइन के तो ऊपर वाला एरिया लेना है, इस लाइन के नीचे वाला, कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है।
क्योंकि फिजिबल रीजन वही होता है जो कि आपका कॉमन से बाउंडेड होता है, लेकिन कॉमन से बाउंडेड कुछ है नहीं यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाला एरिया, इसमें कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर जाना था, लेकिन ये लाइन इससे नीचे आ रही है, तो हमारा कोई भी कॉमन एरिया नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी कि हमें यहाँ पे नो फिजिबल रीजन, यानी कि कोई भी सुसंगत क्षेत्र हमें नहीं मिलेगा। अगर कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं मिलेगा तो इसका यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तब एग्जिस्ट करती है जब आपका कुछ कॉमन एरिया दिखता, क्योंकि इसके ऊपर जा रहे हैं और इसके नीचे जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कॉमन आपको मिलेगा नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, चलिए ये था। अगर मान के चलिए सपोज करिए कि इसके नीचे वाला एरिया लिया जाता, तो इन तीन का सबका कॉमन पोर्शन ये वाला यहाँ से लेके ये वाला ट्राइंगल टाइप बन जाता आपका, और इसमें जो भी कॉर्नर पॉइंट है आपको 1 2 और ये तीनों कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लेते जेड की, जिसमें भी सबसे कम होती वही आपका मिनिमम बन जाती। ठीक है, अब चूंकि यहाँ कोई फिजिबल रीजन है नहीं तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। देखिए अब ये, इसको पहले थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एक कंडीशन तो आसान है, लेकिन दूसरी जो दूसरा टाइप जो इसमें दे रखा है ना, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा है। सेकंड वाला, फर्स्ट पार्ट आसान है। देखिए क्वेश्चन में क्या कराइए, एक छात्रावास में मतलब हॉस्टल में 60% विद्यार्थी हैं जो हिंदी हैं, हिंदी का 40% अंग्रेजी का और 20% है जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो आप हम मैंने मान लिया कि जो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी को मैंने ए से मान लिया और अंग्रेजी वाले विद्यार्थी को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों अखबार पढ़ते हैं, 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि टोटल तो 100% ही होगा छात्रावास में। तो अगर यहाँ पे हम लोग, ये हिंदी पढ़ने वाले के फेवरेबल आउटकम है, ये इंग्लिश पढ़ने वाले के फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा पी ऑफ ए, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए, यानी कि हिंदी पढ़ने वालों की प्रायिकता अगर मैं निकालूंगा तो 60% और बटे में टोटल 100% होती है, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 6/10। इसी प्रकार इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगी 40/100, तो यानी कि ये हो गया 4/10। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही रहने दे रहे हैं। और दोनों पढ़ते हैं, दोनों का मतलब कॉमन है दोनों, तो यानी कि कॉमन का मतलब आपको पता है कि इंटरसेक्शन होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन में आ जाएगा आपका यहाँ पे 20% है ना, तो 20/100, तो यानी कि कितना आ गया आपका 2/10 आ गया आपका। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में, पहले पार्ट में देखिए क्या पूछा है। पहले पार्ट में आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी, यानी कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, कोई सी भी भाषा का अखबार नहीं पढ़ेगा। तो अब देखिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ना तो हिंदी तथा न इंग्लिश, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। देखिए, और इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लिए हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और आपको ने देखा होगा, अगर आपको डिमोर्गन्स लॉ पता होंगे, डिमोर्गन्स लॉ क्या कहते हैं मेरे, डिमोर्गन्स लॉ कहते हैं कि ये देखिए डिमोर्गन लॉ, डिमोर्गन्स के नियम, डिमोर्गन का पहला नियम ये कहता है कि ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और ये वही है। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये ए यूनियन बी का उल्टी घटना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर और इसका मतलब है नाइदर नोर। तो हम इसको इस तरीके से, अगर कहीं भी आपको किसी के ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो वन में से किसी एक के होने की, यानी कि कम से कम एक के होने की प्रायिकता को घटा दीजिए। ये सूत्र है देखिए आपका नाइदर नोर का, यानी कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 - पी ए यूनियन बी होगा। तो आपको बेसिकली अब ए यूनियन बी निकालना है और उसको प्रायिकता को 1 में से घटा देना है, तो आपको किसी के भी ना अखबार पढ़ने की प्रायिकता मिल जाएगी। अब इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र देखिए आपने ये पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और सबकी वैल्यू है आपके पास, वैल्यू रिप्लेस करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 6/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है आपका 4/10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 2/10। इसलिए मैंने ये कैंसिल आउट नहीं किया था ताकि एलसीएम अब 10 ही आ गया, तो ये ऊपर 6 + 4 - 2 आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 8/10। 8/10 का, चलिए 8/10 को अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4/5
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 4/5, तो बेसिकली कितना आ गया आपका ये 1/5। तो पहले का आंसर आपका 1/5 आ गया। ठीक है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट देखिए भाई, इसका सेकंड पार्ट ठीक ठाक दे रखा है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की होने वाली प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि हमें पहले से पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ रही है, ठीक है। यानी कि हिंदी वाला अखबार पढ़ना, हम ये पहले से हम उसको चूज कर चुके हैं कि वो हिंदी अखबार पढ़ती है, तब इंग्लिश का अखबार पढ़े। अब आप सोचिए, जब एक घटना हो चुकी होती पहले, उसके बाद कोई दूसरी घटना अगर हो रही है, तो आपने शायद पढ़ा होगा इसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो भी आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, वो उस पे जब एक घटना हो चुकी होती है, यानी कि कुल मिला के बेसिकली, क्योंकि ये हिंदी का अखबार पढ़ती हुई, आपको पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो यानी कि प्रायिकता ऑफ ए वाली घटना पहले से हो चुकी है। ए घटना घटने के बाद बी घटना अगर आए आपकी, तो यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे ये निकालना है, ये प्रायिकता ऑफ बी बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी सह प्रतिबंध प्रायिकता। और आपने पढ़ा होगा इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो घटना हो चुकी है पहले, यानी कि ये आपकी। अब प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ऊपर से आपको पता है 2/10 है, और प्रायिकता ऑफ ए यानी कि हिंदी का पढ़ने वाली प्रायिकता 6/10 पढ़ी थी आपने, तो नीचे आ जाएगा 6/10। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/6 का मतलब 1/3। देखिए ये है, इस पर इसको थोड़ा समझने में ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ रही है, उसके बाद फिर वो इंग्लिश पढ़े, तब उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि ये घटना पहले घट चुकी है, फिर इसके घटने के बाद इंग्लिश वाला घट रही है, तो इसका मतलब पहले आपको पता है कि हिंदी पढ़ रही है, तो इसका मतलब ए घटना पहले घट चुकी है तब बी घटे, तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया और इसके प्रायिकता 1/3 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग 8 नंबर वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम लोग देखिए, इनमें से जो कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो लगातार आते रहते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया है, तो मैं उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं दूंगा आपको। जो थोड़े से नए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे हमें सोल्यूशन देंगे, क्योंकि बार बार उन्हीं को रिपीट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये लगभग आपको हर सेट में मिल जाएंगे। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो आई होप मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करने में। इसमें क्या दे रखा है पहले पार्ट में देखिए, दोनों ही मैट्रिक्स क्वेश्चन है आपके, एक मैट्रिक्स एप्लीकेशंस का है, एक डायरेक्ट मैट्रिक्स का है। आपको ए इनवर्स दे रखा है, दोनों एक खंड करना कोई सा भी एक, लेकिन मैं दोनों कराऊंगा आपको, कैसी कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स दे रखा है और एक बी दे रखा है। आपसे ए बी का होल इनवर्स पूछा है। अभी आपने कुछ समय पहले ही हमने पार्ट 2 में एक क्वेश्चन किया था, हमें पता है कि जो ए बी का इनवर्स होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। आपको इस क्वेश्चन में ए बी इनवर्स निकालना है, तो बेसिकली आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके निकालनी है। अब क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखिएगा कि तो ए की जगह थोड़ा जल्दबाजी में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ए नहीं है, ये ए का इनवर्स पहले से गिवन है, यानी कि ये वाला आपको पहले से दे रखा है, लेकिन इसमें केवल बी गया है, तो यानी कि इसका आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा और उसके साथ फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इन्वर्स निकालने का तरीका, हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं भाई, पढ़ा होगा, एडजॉइंट निकाल के हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो चलिए हम इसका इन्वर्स निकालना मैं बता दे रहा हूँ। एडजॉइंट का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है, उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से भाग करके हम इन्वर्स निकालते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका रो ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से है, लेकिन उसको सिलेबस से हटा दिया है आपके, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं है, हम लोग एडजॉइंट वाला ही मेथड बताएंगे। तो इसमें बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -1, जो इसमें बी मैट्रिक्स गिवन है आपकी 1 2 -1, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बी मैट्रिक्स, इसको साफ करता हूँ। बी मैट्रिक्स गिवन है, हम कहीं अलग से नहीं ले रहे हैं इसको। अब मुझे अब सिर्फ इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने से पहले देखिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलती है आपकी, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी वो इसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि सहखंडज अवयव जो बनेगा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज के बराबर होती है, यानी कि परिवर्तावयव। तो पहले हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। मान के चलो कि सी इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, यानी कि सहखंडज अवयव है इसका। और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं देखिए, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ निकालने का।
सबसे पहले आप इस तरीके से करिए, ठीक। उसके बाद कैलकुलेटिव है ये तो शायद सबको आएंगे। चिन्ह कैसे लिखेंगे, आपको पता है चिन्ह जो चलता है अल्टरनेट चलता है। ये प्लस आएगा, मतलब पहला वाला प्लस चिन्ह के साथ, उसके बाद दूसरा वाला माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। तो यानी कि प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। उसके बाद फिर हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट रो के एलोंग करेंगे पहले। तो फर्स्ट रो के एलोंग करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हाइड कर दिया, चलिए हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को। उसके बाद जब ये एलिमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम भी हाइड कर लेंगे, तो ये बचा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 × 1 3 हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 × -2 ये 0 हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया हमारा। उसके बाद फिर देखिए सेकंड में, अब जब सेकंड एलिमेंट लिखना तो इस बार सेकंड कॉलम को हाइड कर लेंगे। सेकंड कॉलम को मतलब इसको हाइड कर लिया। उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -1 हो गया, और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट के लिए हम लोग थर्ड कॉलम को हाइड कर लेंगे इस तरीके से। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस, ये प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस का 0 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी प्रकार फिर अब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट है। सेकंड रो के लिए इस बार सेकंड रो को हाइड कर लेंगे, यानी कि इसको हाइड कर देंगे, और फिर फर्स्ट के लिए फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। तो 2 × 1 +2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। तो यानी कि +2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑलरेडी क्योंकि हम लोग घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसका। उसके बाद जब हम सेकंड वाला करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा मेरा, तो ये आएगा मेरा। सेकंड वाला करेंगे तो 1 -0, और जब थर्ड वाला करेंगे तो -2 -0। और फिर इस बार थर्ड रो को हाइड कर लेंगे हम लोग, सेकंड रो को छोड़ देंगे। तो ये आपका आएगा फर्स्ट के लिए 0, -6 है तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। सेकंड वाले के लिए 0 -2 आएगा, और थर्ड वाले के लिए 3 + 2 आएगा आपका, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 3 + 1 हो गया, ये +2 हो गया, ये आपका -2 हो गया, तो ये ओवरऑल +2 बन गया, ये +1 बन गया, ये आपका +2 बन गया, ये आपका 6 बन गया, +2 बन गया, और ये 5 बन गया। अब एडजॉइंट क्या होता है इसका, एडजॉइंट ऑफ बी, इसका ट्रांसपोज आएगा। ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो। तो 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आ गया आपका बी का ये एडजॉइंट। अब बी का डिटरमिनेंट निकालिए, फर्स्ट रो कह लूँगा एक्सपेंशन करिए, 1 × यही वाले आते हैं इसमें, ठीक है, जैसे इसमें आए हैं 3 आ जाएगा, और -2 × -1, और -2 × +2। तो ये आ गया आपका 3 + 2 और -4, तो बेसिकली 1 आ गया। तो यानी कि यही आपका बी इनवर्स आ जाएगा। बी इनवर्स बराबर यही आ गया, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बी इनवर्स आपका निकल गया है, बी इनवर्स मैंने निकलवा दिया है। अब सिर्फ आपको जो भी ये ए बी इनवर्स पूछा है, ये वैल्यू बन जाएगी बी इनवर्स × ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की मल्टीप्लाई इनवर्स में करनी है, इतना आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आपको कह रहा था भी होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव है। सेकंड वाला देखिए, एप्लीकेशन दे रखा है मैट्रिक्स का, इसमें डिटरमिनेंट भी शामिल है। इसमें आपको मैट्रिक्स की मदद से लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है। ये रहा आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला, तो ये है आपका। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स रूप में बनाएंगे हम लोग। इसमें 3 मैट्रिक्स आती हैं मेरी। एक ए मैट्रिक्स आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा, इनके जो कोफिशेंट होते हैं, कोफिशेंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि गुणांक, COEFFIC, कोफिशेंट मैट्रिक्स। कोफिशेंट मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशेंट होंगे इसमें, उनको रो वाइज लिख दो। 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2, ठीक है।
उसके बाद मैट्रिक्स आएगी आपकी कैपिटल एक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स आएगी जो भी आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई और जेड। और तीसरी मैट्रिक्स प्राइस वेक्टर होती है आपका, जो भी है एक ये वाली वैल्यू दे रखी है 8 1 4। उसके बाद आप लोग लगाते हैं आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण क्या होती है? आव्यूह समीकरण होती है ए कैपिटल एक्स बराबर बी, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है ए इनवर्स बी। तो यही है आपकी आव्यूह समीकरण की मदद से ए। तो जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके यहाँ पे आपको इसका इन्वर्स निकालना होता है और उसकी मल्टीप्लाई बी से करने के बाद इससे कंपैरिजन कर देंगे आपका। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने अभी बताया है आपको। ए का पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल के, यानी कि ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए का डिटर्मिनेंट। एक इसी प्रकार ए इनवर्स निकाल के बी है सॉरी ये बी होता है प्राइस वेक्टर, बी के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर उसकी एक्स वाई जेड से कंपैरिजन कर देंगे, वहीं से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी तीनों की आपकी। एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, ये आप कर सकते हैं मैट्रिक्स वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ध्यान रखना, मैट्रिक्स से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, चलिए ये आसान है, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है नहीं है, कैलकुलेटिव वाला पोर्शन है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है आपका गोले के एप्लीकेशंस ऑफ उसमें डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने जो फिलहाल आपके सिलेबस में है, देखिए कुछ एप्लीकेशंस थे, रेट ऑफ चेंज है आपका, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरे नंबर पे अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में है नहीं, और उसके बाद फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल भी सिलेबस में नहीं है इस बार। तो एक लास्ट ही बचा आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा से है क्वेश्चन, ये आपका ये वाला मैक्सिमा और मिनिमा से। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे इंक्रीजिंग वाला। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये आपको, कि ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंदर, यानी कि गोले की त्रिज्या आपको फिक्स दे रखी है कैपिटल आर, कि गोले के अंदर अगर आप कोई शंकु लेंगे मैक्सिमम आयतन का, विशालतम आयतन है यानी कि उसका आयतन मैक्सिमम होगा, तो जो गोले का आयतन है वो 8/27 होता है। यानी कि आप गोले के अंदर कोई एक मैक्सिमम वॉल्यूम का मैक्सिमम आयतन का शंकु डालेंगे तो उसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। ये क्वेश्चन में सिद्ध करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, एक पहले गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का जो कि फिक्स है आपकी, उसके अंदर एक शंकु बनाना है हमें, और उस शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 दिखाना है जब शंकु की आयतन आपका मैक्सिमम हो। देखिए मैंने इसको थोड़ा पहले से कर रखा है इस क्वेश्चन को। देखिए ये है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ये गोला है आपको आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का, ओ मान लिया इसका सेंटर है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, और इसके अंदर एक शंकु मान लिया, ये वाला शंकु। ठीक है, और शंकु का मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया ओ डैश, शंकु की ऊंचाई मान ली स्मॉल एच। ठीक है, ये ना स्मॉल एच, और इसकी शंकु की त्रिज्या मान ली, शंकु की त्रिज्या मान ली मैंने स्मॉल आर, और ऊंचाई मान ली कैप स्मॉल एच। अब ध्यान से देखिए, सेंटर से पास होगा तो यहाँ पे जो इसकी हाइट बनेगी शंकु की, कैपिटल ये स्मॉल एच जो बनेगी, वो यहाँ से ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी बनेगी। तो ये वाली दूरी तो देखिए गोले के परिधि से केंद्र की दूरी है, तो वो तो गोले की त्रिज्या ही बन जाएगी। बाकी जो ये नीचे वाली दूरी है इसको मैंने एक्स मान लिया है, यानी कि मैंने मान लिया है ओ डैश बराबर एक्स मान लिया है, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन आपकी बन जाएगी, एक्स प्लस आर बराबर स्मॉल एच के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस जो इसके अंदर शंकु है इसका आयतन को मैक्सिमम दिखाना है, और मैक्सिमम दिखाने के बाद जो ये एक्स की वैल्यू आएगी इसको लेने के बाद शंकु का आयतन और बेलन के आयतन की कंपैरिजन करनी है, और मुझे ये दिखाना है कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 8/27 गुना होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन तो यही होता है आपका, क्योंकि त्रिज्या की कैपिटल आर है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3πr²h, याद होगा आपको। अब इसमें क्या है 1/3πr²h में, चूंकि अब देखिए आर और एच दोनों ही वेरिएबल हैं और दोनों ही अननोन क्वांटिटी हैं, क्वेश्चन में केवल कैपिटल आर गिवन है, इसका मतलब ये फिक्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ओ है, इसको ये वाला पॉइंट सी से मिला दिया, और ये आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखिए, ये रहा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये वाली भुजा कर्ण बन गई जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है, ये वाली भुजा लंब बनी है जिसकी वैल्यू स्मॉल एक्स है, और ये वाली भुजा आधार है जिसकी वैल्यू स्मॉल आर है। तो जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के और एक्स के रूप में आ जाएगी। मतलब हम ये चाह रहे हैं क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम दिखाना है और मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए हमने केवल एक ही वेरिएबल में पढ़ा है, तो इस सारे के सारे वी को एक ही वेरिएबल में हम ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे आर और एच दो वेरिएबल में है, तो अब आर स्क्वायर की जगह तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये रहा इसकी जगह, और एच की जगह ऊपर मैंने वैल्यू लिखी रखी है आपकी, ये आ गई यहाँ पे। तो ये सारा का सारा वैल्यू कैपिटल आर और स्मॉल एक्स में आ गई है। कैपिटल आर जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, लेकिन एक्स आपका ऊपर नीचे बदल सकता है, क्योंकि अगर शंकु मान के चलिए ऊपर चला गया तो एक्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर चला गया तो और कम हो जाएगी। तो एक्स आपका वेरिएबल है यहाँ पे। आपको अब यहाँ पे इसको मैक्सिमम दिखाना है वी को। तो मैक्सिमम दिखाने का तरीका क्या होता है भाई, जो मेथड है मैक्सिमम मिनिमम दिखाने का, कि सबसे पहले हम लोग सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, डिवाइड डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और हम लोग ये चेक करते हैं कि किस मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट वही होता है जहाँ पे आपका सिंगल डेरिवेटिव जीरो होता है आपका, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट कर दिया ताकि आपका समय बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया मैंने इसका, तो डी वी बाई डी एक्स ये आ गया आपका। उसके बाद फिर पाई बाई 3 मैंने बाहर ही लिख दिया है, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन माइनस प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। उसके बाद फिर बेसिकली ये बन गया है आपका डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, मॉडिफाई करके। उसके बाद चूंकि मुझे मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव भी देखना होता है, तो मैंने यहीं पे इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया है एक्स के रेस्पेक्ट में इसका, फिर से अवकलन करने के बाद डबल डेरिवेटिव ये रहा मेरा, ये आ गया, ये आ गया आपका। उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव जो भी बना है आपका उसको जीरो के बराबर करते हैं। जैसे सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है मेरे पास, ये रही, इसको जीरो के बराबर मैंने रख दिया, ये आ गया, एक द्विघात समीकरण बन गया आपकी एक्स स्क्वायर में, और इसको सोल्व कर लिया, ये इसके फैक्टर आ गए आपके, ये रहे एक्स प्लस आर और 3x माइनस आर। तो यहाँ से एक्स का मान देखिए, ये वाला एक्स बराबर आर बाई 3 दे देगा, और एक्स माइनस आर के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी हैं और क्योंकि दोनों ही दूरी हैं आपकी। तो एक्स बराबर आर बाई 3 आ गया, यानी कि ये। अब हमें ये चेक करना है कि इस पर मैक्सिमम है या नहीं, तो मैक्सिमम या उसके लिए हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं हम लोग, डी स्क्वेयर बी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, किस पॉइंट पे, आर बराबर नहीं, एक्स बराबर आर बाई 3 पे। ये जो वैल्यू निकल के आई थी अभी आपकी यहाँ पे, एक्स बराबर आर बाई 3, ये वाली वैल्यू, इस पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है आपकी ये। तो जैसे आप वैल्यू चेक करेंगे तो ये माइनस का पाई बाई 3 इंटू 2r प्लस 6x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर बाई 3। तो माइनस का पाई बाई 3, देखिए 3 से 2 बार जाएगा, 2r प्लस 2r कितना हो गया, 4r। अब ध्यान से देखिए, r है आपकी त्रिज्या जो कि कभी नेगेटिव नहीं होगी, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, तो बेसिकली ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो v है आपका वो x बराबर आर बाई 3 पर उच्चिष्ट हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा आपका, मैक्सिमम मतलब विशाल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए v का मान निकाल दो, v बराबर यानी कि जो भी शंकु का आयतन था आपका x बराबर आर बाई 3 पे यहाँ रिप्लेस कर दो, तो कितना आएगा, पाई बाई 3 इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था, x की जगह कितना आ गया, आर बाई 3, इसका स्क्वेयर आ जाएगा, और इंटू में था आर प्लस एक्स, एक्स की जगह आ गया आर बाई 3। तो इसको थोड़ा सोल्व करो, पाई बाई 3 इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 9 हो गया यहाँ पे, अपॉन 1, और यहाँ एलसीएम लिया तो ये 4r बाई 3 बन गया आपका। इसको और सोल्व करो, यहाँ पे एलसीएम ये आ गया, तो ये बेसिकली बन गया पाई बाई 3, यहाँ पे बन गया ये 8r स्क्वेयर अपॉन 9 और इंटू में 4r अपॉन में 3। तो ये आ गया आपका 8 4 जा 32 पाई अपॉन 3 3 जा 9 9 जा 81 और r की क्यूब, ये शंकु का आयतन आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v बराबर 8 अपॉन 27, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 4 बचेगा, अपॉन में 27 है, 81 है तो 3 बचेगा, पाई आर क्यूब, और 8 अपॉन 27 इंटू ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, आपको पता है ये गोले का आयतन है, ये रहा, ये v1 है आपका, तो ये कितना आ जाएगा, v1। तो अब यही आपको सिद्ध करना था कि जो शंकु का आयतन है मैक्सिमम आयतन वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये हो गया हमारा। सेकंड में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके अवकल समीकरण, ये रही। अवकल समीकरण क्या दे रखी है,
dy/dx माइनस का y इक्वल टू कोस ऑफ x। आपको अगर याद होगा तो अवकल समीकरण के लिए आपके पास सिलेबस में केवल तीन ही चीज़ें थी। पहला था वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट करके dx के साथ x वाले फंक्शन और dy के साथ y वाले फंक्शन। सेकंड वाला था आपका होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब जिसमें हर एक डिग्री की डिग्री सेम सेम होती थी आपकी। और तीसरे नंबर पे था आपका ये LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपकी, dy/dx प्लस का px इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे ये भी x का फंक्शन ये भी x का फंक्शन, ये था आपका। ठीक है, और देखिए क्या ये वही बन रहा है ना, इससे कंपैरिजन करिए, तुलना करिए इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो px बराबर तो यहाँ पे -1 आ गया और qx बराबर आपका cos x आ गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे करते थे LD का, याद होगा भाई आपको, याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ई की पावर इंटीग्रेशन pdx होता है सूत्र उसका। तो इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे -1 इंटू में dx। तो -1 का अवकलन कितना, समाकलन कितना आ गया, -x ही आ गया। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और सोल्यूशन क्या बनता था फिर इसका, सोल्यूशन बनता था y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में qx और इंटू में dx और प्लस का c आएगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा, y e की पावर -x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x है और इंटू में cos x और ये dx और ये प्लस का c आ गया आपका। ठीक है, तो अब आपको इसको सोल्व करना है, e की पावर -x ऑफ इंटू कोस एक्स dx प्लस c। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए इसको मान लो कि ये एक इंटीग्रेशन आई है आपका, क्योंकि देखिए लंबा इंटीग्रेशन जाएगा ये, इसमें आप खंडा समाकलन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। खंडा समाकलन लगा के देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब अगर आप इसमें आइलेट वाला रूल लगाएंगे तो इसको उसके अनुसार इसको सेकंड माना जाना चाहिए, सेकंड फंक्शन, और इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाना चाहिए। लेकिन आपने शायद अगर देखा होगा जब इंटीग्रेशन किया होगा, ये ना स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, तो स्पेशल टाइप के फंक्शंस को अलग से इसको सोल्व किया जाएगा। तो मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ इसको, इसको फिलहाल आई मान के छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ई की पावर -x कोस एक्स dx का। ध्यान से देखिएगा, इसलिए क्वेश्चन 8 नंबर में है, वरना ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है। इसी इंटीग्रेशन की वजह से ये इस ज़्यादा मार्क्स का है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने मान लिया आई बराबर है इंटीग्रल ई की पावर -x कोस एक्स dx। ठीक है, आई बराबर मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन ही मानिए और इसको सेकंड फंक्शन मानिए और आप खंडा समाकलन लगाइए। तो खंडा समाकलन ये बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ भाई, कोस एक्स का समाकलन हो गया साइन एक्स माइनस पहले का अवकलन, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगी, इंटू दूसरे का समाकलन और फिर इस सारे का भी समाकलन। ठीक है, चलिए e की पावर -x साइन एक्स माइनस इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ऑफ e की पावर -x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आके, e की पावर -x और cos x का कितना हो गया साइन एक्स dx। ठीक है, अब फिर से ये नया वही बन गया, तो ये फिर से फर्स्ट फंक्शन, इसको फिर से सेकंड फंक्शन, तो e की पावर -x साइन एक्स प्लस दोबारा लगाइए इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस कोस एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन माइनस माइनस देखिए फिर से प्लस हो जाएगा e की पावर -x और साइन एक्स का कितना हो गया माइनस का कोस एक्स, तो ये बेसिकली माइनस का ही बन जाएगा फिर से, ये वाला दो माइनस आएंगे भाई, एक तो माइनस इसके अवकलन में आएगा, एक माइनस इसके समाकलन में, तो बेसिकली ओवरऑल चिन्ह माइनस ही बचेगा आपका। तो ये आ गया e की पावर -x कॉमन आ गया इनमें, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और माइनस इंटीग्रल e की पावर -x और कोस एक्स dx, ये वैल्यू आई की चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका e की पावर -x कोस एक्स dx, क्या ये वही है जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, देखिए यही है, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी आई। तो आई बराबर e की पावर -x साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और माइनस का आई, माइनस आई इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 2i बन जाएंगे। तो बेसिकली मैं i की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, चलिए 2i रहने दीजिए, 2i बराबर e की पावर -x साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और जब आप i की वैल्यू निकालेंगे तो i की वैल्यू ये
टू अपॉन में इसमें इसके अपॉन में, तो ये आया है। देखिए इसीलिए ये क्वेश्चन बढ़ा था, 8 नंबर में दिया था, दो कॉन्सेप्ट लिंक करके, तो इंटीग्रेशन ये निकल गया। तो बेसिकली आपका फिर सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और प्लस में क्या था आपका, सी था क्या, प्लस में था आपका ये रहा सी आई, प्लस में सी था आपका। ठीक है, आप चाहो तो ई की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ भाग कर दो, तो वाई बराबर बचेगा 1/2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और प्लस में सी की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। ये है देखिए 8 नंबर में आपका। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सोल्व हो गया, और इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये वैसे भी इंटीग्रेशन वाले के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये रिपीट करते हैं बार बार। ओके, नेक्स्ट में देखिए अब क्या है, नेक्स्ट में अब देखिए सिंपल ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस को, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कोई भूलता होगा, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में, log sin x वाला। इसका तो सूत्र भी याद होगा, माइनस का π/2 log 2 आपको। ठीक है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से करेंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको। मैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का हिंट दे दे रहा हूँ बस, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन हैं आपके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंट दे दे रहा हूँ इसमें, और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी नहीं तो, और इसमें कंप्लीट सोल्यूशन हो जाए। देखिए इसको आप आई मानिए, इसको भी मैं थोड़ा साफ ही कर दे रहा हूँ। देखिए आई बराबर है आपका इंटीग्रल 0 to π x dx अपॉन में a² कोस स्क्वेयर एक्स प्लस का b² साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, देखिए जब इस तरीके की हो, ऊपर कांस्टेंट हो तो बड़ा आसान हो जाता है ये क्वेश्चन करना, क्योंकि अगर ऊपर कांस्टेंट होता तो ये कोस स्क्वेयर है, ये साइन स्क्वेयर है, यानी कि स्क्वेयर टर्म्स आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक में, और आपने शायद पढ़ा होगा इस तरीके के रूप dx अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह में, मतलब साइन या कोस में कोई से भी 2 डिग्री हो तो उसको करने का तरीका यह है कि आप अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, अंश और हर में। ठीक है, वो यही तरीका होता है आपका इसको करने का, इसी तरीके डायरेक्ट करने का। तो अगर ऊपर कांस्टेंट ना होता, ऊपर कांस्टेंट हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो कांस्टेंट हटाना पड़ेगा ऊपर, तो कांस्टेंट हटाने के लिए अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल की, कि 0 to a f(x) dx को आप लोग 0 to a f(a-x) dx लिख सकते हैं, मतलब वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि लिमिट अपर लिमिट का माइनस करके x को, तो हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें। a की जगह पाई है यहाँ पे, तो x की जगह आ जाएगा π-x dx, और अपॉन में a² कोस स्क्वेयर π-x प्लस का b² साइन स्क्वेयर π-x। ठीक है, टिग्नोमेट्री लगाइए इसमें, टिग्नोमेट्री क्या कहेगी कि 0 to π ऊपर π-x dx कोस π-θ, कोस पाई के साथ रिलेशन है तो अनचेंज रहेगा, और पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, लेकिन स्क्वेयर है यहाँ पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सीधा सीधा आपका वही a² कोस स्क्वेयर एक्स आएगा, और ये प्लस का b² साइन स्क्वेयर एक्स आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, ये वैल्यू आई की चल रही है। अब आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए, दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए दोनों को एक दूसरे के साथ। जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, जोड़िए, देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये सब हट गया, अब हमारे पास स्पेस बन गया। जब आप जोड़ेंगे तो ये i + i 2i बन जाएगा, और 0 to π की लिमिट कॉमन आ गई, वहाँ पे x है प्लस में यहाँ पे π-x है dx, क्यों, क्योंकि एलसीएम आपका दोनों में सेम है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b² साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी -x से +x कट गया, और पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो 0 to π dx अपॉन a² कोस स्क्वायर एक्स प्लस का b² साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका। देखो
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये अब देखिए कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। अब कांस्टेंट का इसको करने का तरीका वही है कि आप पहले कोस स्क्वायर एक्स से भाग दीजिए ऊपर नीचे, और उसके बाद नीचे वाली सारी टर्म्स को टेन में बनाइए, क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका। लेकिन उससे पहले आप एक तरीका और अपनाइए। यहाँ पे जो लिमिट है ना 0 to π है, 0 to π का मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर मान लीजिए, क्योंकि साइन कोस फंक्शन की बात हो रही है, साइन फंक्शन का जो आप बिहेवियर देखते हैं, साइन फंक्शन आपका इस तरीके से बिहेव करता है इस रेंज में, और कोस फंक्शन आपका इस तरीके से बिहेव करता है। यानी कि वैल्यू जो है आपकी 0 से 0 रहती है, और ये +1 से -1, यानी कि पूरा का पूरा रेंज सेट कवर हो जाता है आपका यहाँ पे इस तरीके से। रेंज सेट तो नहीं, मतलब कुल मिला के दोनों साइड कवर होती हैं। तो उस केस में लिमिट की वैल्यू, क्योंकि दोनों फंक्शंस की अगर आप लिमिट की वैल्यू देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में, इस लिमिट को ना और एक और प्रॉपर्टी लगा के हम लोग इस लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, इस वाली लिमिट को। या तो ये अभी कर लो, नहीं तो फिर बाद में भी करना पड़ेगा आपको। चलिए उससे पहले आप लोग एक काम करिए, कोस स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग दीजिए, भाग दो। तो जब अंश व हर में भाग देंगे तो यहाँ पे आई बराबर 2 को मैं इसके बटे में भेज दे रहा हूँ, 0 to π। जब इसमें भाग देंगे तो 1/कोस स्क्वायर एक्स, अंश में भाग देंगे तो dx बटे ए स्क्वेयर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, और बटे में कोस स्क्वायर एक्स आएगा आपका। तो ये बन जाएगा 0 to π, π/2 सेक स्क्वेयर एक्स dx अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सीट ठीक से। 10x को t मानेंगे, ये रहा 10x को t मान के इसका जो अवकलन है सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत आएगी देखिए यहाँ पे पाई पे, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। तो अब इसको करने के पहले, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आएगी tan की, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ये प्रॉपर्टी थी आपकी, इसी प्रकार एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, कि इंटीग्रल 0 to 2a fx dx, इसकी जो वैल्यू है ना वो दो वैल्यू के बराबर होती है। एक तो वैल्यू 0 हो जाती है कब, जब f(2a - x) -(f(x) के बराबर आ जाए। जैसे इवन और ओड फंक्शन था, कुछ कुछ उसी तरीके से ये, और ये वैल्यू का दुगना लिमिट का हाफ fx dx कब आता है, जब f(2a - x) आपका fx के ही बराबर आ जाए। ये इवन ओड नहीं है, लगभग उसी की तरह है ये। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, चेक करके इस फंक्शन में रख के देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, और पाई में जब पाई -x करेंगे तो चिन्ह दोनों के माइनस होंगे, लेकिन स्क्वायर की वजह से दोनों प्लस ही आ जाएंगे। तो ये बेसिकली उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेगा। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ इसको उस प्रॉपर्टी के अनुसार जो मैंने अभी ऊपर लिखी है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट का दुगना हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन दुगना हो जाएगा, लिमिट का हाफ हो जाएगा 0 to π/2, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब 10x को t मान लेना, और उसके अनुसार इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व कर लेना। अब कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 10x को t मानो, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा, ऊपर कांस्टेंट बचेगा। तो ये अब आपका बचेगा dt बटे में ए स्क्वेयर प्लस बी टी का स्क्वेयर, और अब ये सीधा सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग कर लेना, या फिर अगर मैं करूँ तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। 10x को t मानेंगे तो सेक स्क्वेयर एक्स dx आपका dt में चला जाएगा। ठीक है, नहीं करा मैं, आप लोग कर लेना, आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए होंगे। ठीक है, चलिए हमने भी अब ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपका सोल्व कर लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले अगर आप मॉडल पेपर या फिर प्रैक्टिस पे सेट सोल्व करके जाएंगे तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। चलिए ठीक है, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ एक और मॉडल पेपर है मेरे पास, उसको भी सोल्व करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मॉडल पेपर में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। और कोई आपके पास कोई पूछना हो या कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।